जो इस बात का सबूत थी कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वो कोई आम चेहरा नहीं था। तभी उन गुंडों में से एक ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम जानते भी हो तुमने किसके आदमियों पर हाथ डाला है? हम सब वीर रायचंद के आदमी हैं। उस आदमी की बात सुनकर अचानक अरमान का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे लगभग एक ही हाथ से ऊपर तक उठा दिया और नफरत भरे लहजे में बोला, बहुत शौक है ना ये जानने का कि हम कौन हैं? तो जाकर कह देना उस वीर रायचंद से डेविल किंग आया था, और अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। डेविल किंग? अरमान ने जैसे ही अपना नाम डेविल किंग बताया, वो आदमी जो थोड़ी देर पहले अरमान को वीर रायचंद के नाम की धमकी दे रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अब उसकी जान हलक में आ गई थी। वो कांपने लगा। तभी अचानक उसे अपने नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। ये देखकर आहान की हंसी छूट गई। वो बोला, अरे बस डेविल किंग के नाम से ही इसकी तो पैंट गीली हो गई है। तभी सुमित ने आगे बढ़कर उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से बोला, तुम जानते हो हम तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं, नहीं ना? तो सुन लो, ताकि डेविल किंग के खौफ का आंखों देखा हाल तुम जाकर वीर रायचंद को बता सको। और हाँ, जाने से पहले अपने साथियों का अंजाम जरूर देख कर जाना। वो आदमी जो वीर रायचंद का भरोसेमंद आदमी था, बुरी तरह से कांपने लगा और जल्दी ही वो वहां से भाग निकला। अरमान ने सख्त लहजे में कहा, सभी लड़कियों को उनके घर वापस भेज दो। ये कहकर अरमान बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। अरमान के जाने के बाद अभी बाकी चारों वहीं रह गए और बचाई हुई लड़कियों को वहां से भेजने की तैयारी करने लगे। ये सब काम करते हुए उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वैसे तो उन सब ने मास्क पहना था, जिसकी वजह से उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आंखें और बॉडी मूवमेंट्स इस बात का सबूत दे रही थी कि वो लोग इस काम में एक्सपर्ट थे। सामने जितनी भी लड़कियां थी, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और वो एहसान भरी नजरों से चारों को देख रही थी। लेकिन उनके चेहरे का दर्द देखकर सुमित का दिल भर आया। वैसे तो सुमित अपने आप को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसका दिल बच्चों वाला था। उसे देखकर आकाश ने फिक्रमंद होकर कहा, अगर हमने इन लड़कियों को यहाँ से भेजने में ज्यादा देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि सुमित यहीं रोना शुरू कर दे। आहान, जो कुछ देर पहले तक दूर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, वहां आकर बोला, मैंने काव्या को बता दिया है, सारी लड़कियां वहीं जाएंगी और उन्हें उनके घर तक वही पहुंचा देगी। काव्या शर्मा अरमान की टीम में थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। बहुत कम उम्र में ही उसके पति की मौत हो गई थी, जिससे उसे एक बेटी थी। वो बेटी के साथ खुशी से जी रही थी। आहान ने लड़कियों को अपने आदमियों के साथ काव्या के पास भेजा, जिसके बाद काव्या उनकी डिटेल्स लेकर उनके घर भेजने या उनके रहने और काम का इंतजाम करने वाली थी। सुमित, आकाश और अरमान को काव्या ने कभी देखा नहीं था। वो सिर्फ आहान और ध्रुव को जानती थी, बाकियों को नहीं। अब वो लोग भी आकाश के विला की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसके घुटनों में चोट लगी थी, उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। बाथरूम में वो थोड़ी देर तक रोती रही, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ी हुई। फिर आईने में खुद को देखकर सुबकते हुए बोली, आस्था, शांत हो जा। यहाँ तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तू बिल्कुल मत रो। कपड़े बदल ले। फिर उसने अपनी जख्मों को साफ किया। वो परेशान होकर बोली, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि अब लोअर कैसे पहनूं। कहीं अरमान के लोअर में खून के दाग लग गए तो वो जल्लाद हमें इस बात की भी पनिशमेंट ना देने लगे। ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने उस लोअर को पहन लिया। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, अब जो होगा देखा जाएगा। जल्दी ही आस्था चेंज करके बाहर आ गई। उसने पूरे कमरे में देखा, अरमान वहां कहीं नहीं था। ये देखकर आस्था ने राहत की सांस ली। अभी आस्था रिलैक्स्ड थी, इसीलिए वो पूरे कमरे में चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखने लगी।
पूरा कमरा इम्पोर्टेड चीजों से भरा हुआ था। आस्था हैरान होकर बोली, ये कमरे में कैसे स्टैचू रखे हुए हैं और उनमें नीचे ये कहाँ से आया है वो भी लिखा हुआ है, जापान, इटली, अमेरिका एटसेट्रा। वाओ! आस्था बड़े ध्यान और हैरानी से सब देख रही थी, क्योंकि भले ही वो पहले से इस कमरे में थी, लेकिन उसने अभी तक किसी भी चीज को नोटिस नहीं किया था। उसने अपने लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा और उसमें से कॉटन निकालकर अपना घुटना एंटीसेप्टिक से क्लीन करने लगी। तभी आस्था दर्द से कराहते हुए बोली, आह, ये इतना जल क्यों रहा है? नहीं आस्था, ये तो करना ही होगा, और फिर इस तरह से किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती है तू। आस्था ने घाव क्लीन करने के बाद उस पर एक ट्यूब और बैंडेज लगा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड सुनने के लिए नीचे कमेंट में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।